जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दो बुनियादी बातें आपसे आज, एक तो बजट के हवाले से ये इंशाल्लाह जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उस टाइम पे कंक्लूड होंगी। हमने अपनी कोशिश की है कि फॉर द टाइम्स टू कम, ये 30 जून का बजट ख़त्म होते है तो यहाँ पर मीडिया का एक परमानेंट स्ट्रक्चर जैसा हमने आपस में मीटिंग में कंसल्टेशन में किया था वो इंशाल्लाह होगा। होपफुली इन समर्स में आपका मामला ठीक रहे। दूसरा, एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है जिसमें अज़्म इस्तेहकाम आप देख रहे हैं कि रोज़ वो वाक़यात बड़ी तवातर के साथ जिसमें पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, सिविल फोर्सेस, जिसमें आम शहरी पाकिस्तान के, और एक बड़ी वेव हम देख रहे हैं जो इस वक्त हमें बॉदर कर रही है। तो अज़्म इस्तेहकाम पे जो सियासत की बात की जा रही है वो बहुत तशवीशनाक है। कल बग़ैर सोचे समझे बिला जो मेरा रोज़ का मुकदमा है, और किस बुनियाद पर मैं आज आपके पास प्रेस टॉक के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरा रोज़ का ये मुकदमा है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये असम्बलियाँ जो हैं ये मसाइल का हल होनी चाहिए। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए होस्टेज के किसी एक शख्स की अना की होस्टेज हुई हो और वो पॉलिटिकल पार्टी इस बात का भी एहसास किए बगैर कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे, और इब्तदा में कुछ चीज़ों को इस तरह से दागदार करें जिस पे ये बात इस तरह करनी कि जी आप उसको डिवाइड कर देना। इससे पहले हमने देखा है जब भी कभी इस तरह के ख़तरात हमारे मुल्क को पेश आए हैं तो उस वक़्त पूरी कौम यकजा हुई है। मे इट बी APS के बाद होने वाले नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम पॉलिटिकल डिवाइड्स के लोग यकजा हुए, एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने उस नेशनल एक्शन प्लान को अप्रूव किया जिसके खातिर ख्वाह नताइज निकले। इसी तरह अदालतों में हम जानते हैं, मैं ख़ुद भी मिलिट्री कोर्ट्स का कोई हामी शख्स नहीं हूँ, मैं शदीद उनके मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन जब कौमों की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब आप सनसेट क्लॉजेज़ लगाकर सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े जय्यद फाजिल जज साहिबान जिनकी सारी ज़िंदगी इस दश्त की स्याही में गुजरी कि वो इन ह्यूमन राइट्स को और एक ड्यू प्रोसेस को वो बाकायदा, लेकिन टेररिज्म के अपने कुछ ऐसी उसकी शक्ल बनती है जिसमें नॉर्मल प्रोसीजर्स में से हट के आपको बाज़ औक़ात इससे नबर्द आज़मा होना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का जो रद्द अमल है और वो फिर अगेन उस जगह पर जिस जगह को मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ ताकि लोगों के हाफ़ज़े में एक बात जाए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बजट बनना है, एक ऐसी जगह जहाँ तकरीर होनी है, एक ऐसी जगह जहाँ दलील दी जानी है, एक ऐसी जगह जहाँ कानून बनना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहस के बाद आपने किसी नतीजे पर पहुँचना है, इन 22-25 करोड़ लोगों के मसाइल का हल तलाश करना है, इनकी गुर्बत में कमी लाने की बात करनी है, इनके मसाइल को हल करने की बात करनी है। वहाँ पर आपने इनकी आसानी के लिए कुछ जमहूरियत के समरात कैसे उन तक पहुँचेंगे। तो अगर वहाँ पर आपका सिर्फ शोर शराबा और वो इतना डोमिनेंट हो जाए कि दहाइयों पर मुहित हो जाए तो फिर मुझे इस बात पे शक है, मुझे इस बात पे मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि इसकी इफ़ादियत कम होती जाएगी और होते होते ये मतरूक हो जाएगी। और इसमें आप सब लोग, आप आज आप लिविंग हिस्ट्री हैं, आज आप सब इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका जो आज का रवैया है इसका फ़ैसला तारीख़ करेगी। और ये मैं आज यहाँ पर खड़े होकर पिछले 5 साल की, उससे पिछले 5 साल की बात तो कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मौलाना दलील से बात कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि अली मोहम्मद दलील से बात करते हैं। आए बताएं तो सही कि अगर आपने इसका मुकाबला करना है तो कैसे करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि ये मौजूदा हुकूमत जो भी काम करेगी उसके ख़िलाफ़ आप नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर भी आप पॉलिटिकल डिवाइड का हिस्सा बनेंगे और इस तरह से आप उस क्लीवेज को डीपन करते चले जाएंगे, तो ये वो लॉसेस हैं जिनको रिकवर करने के लिए हो जाएंगे। ये कामयाब होगा अज़्म इस्तेहकाम। ये आपको इस कौम की सलामती और बका का मामला है, इस पर हम सब यकजा हैं। चंद शरपसंद वो गिरोह जो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर इस तरह की एक सूरत हाल कायम करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता था जब असद कैसर कल TV पे बैठे थे, मैं देखना चाहता था कि वो क्या कहते हैं, बट उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैंने उस तकरीर, उस शोर शराबे में होती तकरीर में से कुछ समझने की कोशिश की कि क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझने को नहीं मिला। आपका अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर अगर एतराज़ है, KP में आपकी गवर्नमेंट है,
वहाँ पर मौलाना की जमात की एक बड़ी हैसियत है। ये कहना दुरुस्त है कि सियासी जमातों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, तो मैं सिर्फ तनबीह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि दो नुकसानात उठाएंगे हम। एक, अगर आपका यही रवैया रहा तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की सलामती को आप दांव पर लगा रहे होंगे। वो सियासी जमातें जो अपने ऊपर सियासी जमात का लबादा ओढ़कर अपने ज़ाती मुफाद की खातिर किसी न किसी तरह से इस तरह का मामला उठा के चलते हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि कम से कम इससे पहले तो हमने देखा कि एक किस्सा पारीना हुआ कि कभी किसी वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर पढ़ी होगी, शायद कभी, मुझे तो नहीं याद, मेरे हाफजे में तो नहीं है। कम से कम 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना खड़ा होता है और साथ ही कॉपियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं, साथ ही उनको फाड़ फाड़ कर, मैं खुद इस जुर्म का शरीक रहा हूँ। मैं इस बात पर कि अपोजिशन सुने बगैर शोर मचाए उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी को इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप टू इट। अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये पुरशिको इमारतें बनाने से क्या होगा? ये बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स क्या देंगी इन बिल्डिंगों को? ये गारे सीमेंट की इमारतें, बड़ी पुरशिको इमारतें, सबसे बड़ी अगर मैंने देखनी है तो मुझे वो गुंबद एक रहनुमाई देता है, हरे रंग का गुंबद मदीना मुनव्वरा में। मैं कोई रियासत मदीना की वो बात नहीं, छोटी सी जगह से भी वहाँ पे असहाबे सुफ़ा बैठ के पूरी दुनिया में की रोशनी फैला सकती है, बात बदल सकती है, दुनिया का निज़ाम बदल सकते हैं, कहानी बदल सकती है। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं शोर शराबे से तो नहीं होगा। अच्छा मलक साहब, ये बताइएगा, एक तो जिस तरह से 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और धरनों का सिलसिला शुरू हुआ, अब फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने इजलास भी तलब कर लिया है और वो एहतजाज या धरने की कॉल दे सकते हैं, तो आप इस सारे सुनहरियों में किस तरह से जो है इन हालात से निपटेंगे? देखिए, मैं धरनों की सियासत का बुनियादी तौर पे एक नाक़िद रहा हूँ। मेरी आवाज़ निकार खाने में एक तूती के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी मैं इनके मुखालिफ हूँ। ये धरने कोई क्या नताइज इन धरनों ने दिए हैं सिवाय अदम इस्तेहकाम के। 2014 से ये सिलसिला धरनों का शुरू हुआ। मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं कुरून वस्ता के दौर में ज़िंदा हूँ। जत्थे आते हैं, वो मुहासरा करते हैं, दारुल खिलाफे में बैठते हैं, शहर को बंद करते हैं, खंदकें खोदते हैं, दीवारें बनाते हैं और मुहासरा कर देते हैं, अरबों डॉलर्स की मईशत को बर्बाद कर देते हैं। 2-2, 4-4 महीने वहाँ पर बैठे रहते हैं, पूरी लाइफ जामिद हो जाती है और इसको कहा जाता है ये मौसर अपोजिशन है। आपका एहतजाज का हक तब तक है जब तक आप मेरे बाकी सिविल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे। अगर आपके प्रोटेस्ट में आप मेरे सिविल राइट्स को जो एक आम शहरी के तौर पे मेरे हैं उनको आप वायलेट करने लगे, तो कैसा ये एहतजाज नहीं, फिर ये अनारकी है। मलक साहब, ये बताइए कि मोहम्मद जुबैर साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आर्मी चीफ, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें हुई और ये सारा एक इसी का नतीजा था जो तहरीक अदम एतमाद लाएगी। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़ी बेबुनियाद और बड़ी लग़्व बात है ये। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लग़व बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो? यानी आर्मी चीफ पाकिस्तान के जाते हैं और पाकिस्तान के वाहिद वो सियासी रहनुमा जिनका कद काट इतना बड़ा है कि जिनकी कोई बात छुपती नहीं है, वो तो घर से बाहर निकले किसी रेस्टोरेंट के लिए जाने के लिए तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बाहर पूरी मीडिया के सामने बात आ जाती थी कि कहाँ गए। इस तरह की मूवमेंट आप सब जानते हैं, इस तरह की कभी हो सकती है कि इस तरह मख्फी रहे और पोशीदा रहे। ऑन वन काउंट मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? देखिए, अगर जनरल बाजवा गए होंगे जिस मुल्क में वो कह रहे हैं, लेट्स से वो कहते हैं कि इंग्लैंड में वो मुलाकात हुई, तो वहाँ के इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा जब वो गए ही नहीं, जब वो मुलाकात हुई नहीं, किस जगह पर मुलाकात हुई, किस घर में हुई। ये कभी सब ये बात नहीं हो सकती कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जनरल बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल बेबुनियाद उनकी बात है। बिला उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिज़र्व द राइट टू
इस पर उनके ख़िलाफ़ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक़ हासिल होगा। ये बिल्कुल कि एक हुकूमत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, उस पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई और उसमें एक आर्मी चीफ मुलव्वस थे, उसमें पाकिस्तान के 3 टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर। और मैं आपको बिल्कुल वाज़े दो टोक ये बता सकता हूँ कि जनरल बाजवा की मियाँ नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। मियाँ साहब के साथ तो उस दौर में मियाँ साहब का तो एक शिकवा रहा। मियाँ साहब इस बात पे शाकी रहे कि उनकी पार्टी और उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसमें उनका एक अपना नुक्ता नज़र था। आप सब उससे गवाह हैं, आप सब उसे जानते हैं। और जाए ये कहना मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बिल्कुल बेबुनियाद बात की है और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उसके बाद फिर पीटीआई के वो दोस्त जो हर बात पे नकारा बजाते हैं, उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वो उठा ली और आके प्रेस टॉक करने बैठ गए और उस पर उन्होंने आके बातचीत शुरू कर दी और उस पर कहा कि ये कोर्ट इस पर सो मोटो एक्शन ले और इस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ऐसा वैसा होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि पहले इस बात की, ये जो मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं, इस पर जुडिशल कमीशन पे जाने से पहले मोहम्मद ज़ुबैर एक दफ़ा ये तकलीफ़ तो करें बताने की कि कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए, तो उसकी कुछ तफसीलात तो सामने लेकर आए ना, बताएं तो सही कि कैसे। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से जब निकाला था तो आप क्या समझते हैं कि वो अदलिया थी या फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से उतारा गया था, कौन मुलविस था? आप भी दे दें। मेरा सवाल ये है कि कल आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में शरीक थे, तो क्या मामला तय पाए हैं? उनको पॉलिटिकल स्पेस में जो चीज़ें मीडिया पर आ रही हैं, लगता है काफ़ी कुछ उनको मुतालबात मान लिए गए हैं कि इसी के हवाले से कि बजट के करीब आकर पहले वो 100 दिन शिकवा करते रहे, बजट के करीब आकर वो कुछ दबे अल्फाज में कहते हैं कि जी बजट में जब हमने इनकी गर्दन पकड़ी है ना तो फिर इनको ख्याल आया कि हमारे सारे मुतालबात मान लिए। और दूसरी तरफ आसफा भुट्टो की जो बड़ी खौफनाक तकरीर है, इस तरह तो पीटीआई भी शायद वो तनकीद नहीं कर सके जिस तरह आसफा भुट्टो ने कल बजट उड़ा के रख दिया। इस पर क्या कहेंगे? एक सेकंड, अब इसको अब हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले आपकी तरफ आ जाते हैं और फिर आपकी तरफ आए। देखिए, जहाँ तक ये इस बात का सवाल है कि अदलिया, तो अदलिया का मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा बावकार अदारा है जिसके इंसाफ करने के साथ साथ इस बात का भी आज तयन करना ज़रूरी हो गया है कि इसकी एक अदालती तारीख़ मुरतब की जानी चाहिए कि कितनी सियासत अदालत में। मैं क्योंकि मेरे हाथ पांव बंधे हैं, मैं एक पाबंद आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुलकर मैं अपनी उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बुनियाद पर कोई एक ऐसी बात नहीं कह सकता जिस बात के कहने से मुझे लगता है कि शायद कुछ उस वक़ार में कमी आ जाएगी, क्योंकि मुझे वो वक़ार भी मलूज़ खातिर है। लेकिन लाजिम होगा कि ये देखना चाहिए कि ये पिछली 1 दिहाई में वो सियासी फ़ैसले जिनके साथ वज़राए आज़मों की हुकूमतों को ख़त्म करने में अदालतों ने 184(3) का इस्तेमाल करके क्या 58(2)B को रिप्लेस नहीं किया? क्या इलेक्टेड मैंडेट्स को ऐसे ख़त्म किया जाता है? क्या वो फ़ैसले जब सज़ाएं दी जाती रही उन वज़राए आज़म को जिनको बाद में रिविज़िट किया गया, उन जज साहिबान को वो जो फ़ैसले करके जाते रहे, क्या कभी कोई ऐसा अमल हो सकता है? क्या जुडिशल स्क्रूटनी में उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्या कोई ऐसा इख्तियार होगा कभी कि जिसमें वो देखे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड या वो जो आज साहिबान कह रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि हमारे ऊपर अदारों का बोझ है, हमारे ऊपर फलां का बोझ है, हमारे ऊपर ABCZXY का बोझ है, तो जब वो बोझ उन पर था तो उस वक़्त वो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था बोझ, तो तब नहीं बोलना। तब चाहे शौकत सदीकी गला फाड़ कर ट्रक भर के गाड़ियों के वो उसमें अपनी फाइलें रख के अदालत में जाकर उन बेंचेस के सामने पेश हो जाएं और तब सुमन बुकमन नुमन बैठे रहें सब और उस वक्त कोई बात ना करें, और यही जज साहिबान तब बेंचेस पर मौजूद भी हों और तब इनके पास इसी नोयत के मुकदमात लगते भी हों और तब ना बोला जाए। तो ये पिक एंड चूज़ पर राइट सेल्फ राइटियसनेस का पिक एंड चूज़ इज़ अ कर्स। इससे बचने के लिए मेरा ये मुतालबा है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि एक अदालती तारीख़ जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, ज़रा देखें तो सही कि किस जमात के साथ क्या बर्ताव और कैसे कैसे होता गया
और कौन बेनिफिशरी थे किस वक्त में और किस वक्त में किसी की क्या पोजीशन चेंज हुई, मैं कतई तौर पर बलियुल जुम्मा उनको नहीं कर रहा जो जब अपना मुफाद देते हुए चाहे वो हमारे सियासी लोग भी हैं। नो, आई एम नॉट। मैं ये चाहता हूँ कि जिन अदारों का, जैसे मैं इस जगह को अहले हल वक्त कह रहा हूँ, इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि वो भी एक बड़ी बावकार इंसाफ फराहम करने का अदारा है। गैर ज़रूरी तनकीद बिला जवाज़ जेनेरिक, हाँ केस पर, मुद्दे पर, मुकदमे पर बात करके हम बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब रहेगी पीपल्स पार्टी की बात। देखें, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, आज से नहीं कई दिहाइयों से उनकी हुकूमत है, 2 सूबों में। आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू वेरी मच अंसारी साहब। एंड देन वफाक में वो मेजर पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट। हमने आइनी ओहदों पर सदर मुमलिकत के, गवर्नर साहब के, चेयरमैन सेनेट के रेसिप्रोकल में उनको सपोर्ट किया है। हुकूमत इस वक्त शहबाज साहब के पास है जिसमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हमें मुकम्मल तौर पर हासिल है। अब कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर हमारे उनके साथ तय हुई चीज़ें, बातें कि किस तरह से ये मामलात आगे चलेंगे, वो बड़ी बेसिक बातें हैं, बुनियादी डे टू डे वर्किंग की बातें हैं। कहीं पर कोई उनकी अपनी सोच हो सकती है किसी एक नुक्ता नज़र पर, जिस पर हमारी मुख्तलिफ सोच हो सकती है, कोई कॉमन ग्राउंड फाइंड करनी पड़ती है, उस पर इख्तलाफ होता है, उस पर अपनी अपनी राय दी जाती है, उस पर इज़हार नाराज़गी भी हो जाता है, इज़हार पसंदीदगी भी हो जाता है, एक दूसरे के साथ आमादगी भी जाहिर कर दी जाती है। तो ये सियासत का हिस्सा है, ये गुफ्त व शनीद है। इसमें कोई ऐसी बात जिस पे मैं आपको यकीन से ये बता सकता हूँ, आपके तवस्सुत से, आपके सारे सुनने वालों को भी, कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हैज़ लर्नड इट हार्ड वे। ये रास्ता मुल्क में इस दायरे को तब्दील करने का है जिसके साथ अदम इस्तेहकाम आ रहा है, और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क पे राज करेगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम एक बहुत दूर आवर ख्वाब है जिसको हम कभी नज़दीक नहीं ला सकते। और वो लोग जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये ज़ुबैर उमर साहब जैसे लोग जो बिल्कुल, मुझे ज़ुबैर साहब के इस किरदार के मुतल्लिक मैं ख़ुद बड़ा शाकी हो गया। ज़ुबैर साहब की मेरी बातचीत होती रही, ज़ुबैर साहब और मैं मिलते रहे। ज़ुबैर साहब, यू नो दैट, मुझे पता है कि आपको क्या पता है, आपने कैसी बात कर दी। आप मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनकी ज़ात के मुतल्लिक आप मुझे ख़ुद बताते रहे बैठ के, आप मुझे जैसे आप यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, यू आर प्रीचिंग समबडी हु इज़ ऑलरेडी कन्वर्ट, आप मुझे खुद आके बताते रहे, बातें करते रहे मेरे साथ। तो क्या वो सारी बातें जो आप वो करते रहे, वो सारी बातें गलत थी? क्या जो जनरल बाजवा के बारे में आप कहते रहे, क्या वो तब गलत था? आज आप उस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं जो मुलाकात कभी हुई नहीं। तो ये अपने मुफाद के तहत झूठ बोलना, ज़ुबैर साहब हैज़ जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। ये क्या कह रहे होंगे, चाह रहे होंगे कि ये वो रऊफ़ हसन ने खुद कह दिया, उन्होंने कहा कि शायद ज़ुबैर, मैंने सुना है कि ज़ुबैर शायद को PTI में जाना चाह रहे हैं, तो वो अपना रास्ता इस तरीके से बना के, क्योंकि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इमरान ने जो पूरी कैंपेन एक बनाई थी, वो इसी बुनियाद पे बनाई थी कि जब अदम एतमाद हो रहा था वो उनसे मदद मांगते थे। हम इस बात के ऐनी शायद हैं, उनके लोग उनके पास जाते थे, हम इस बात के ऐनी शायद हैं। और वो जाकर कहते थे कि ये जो अलाइज हैं इनके ऊपर आप अपना प्रेशर डालें। वो कहते थे भाई न्यूट्रल, तो ये कहते थे अच्छा तो न्यूट्रल तो फिर जानवर होते। अगर कोई अपना आइनी किरदार अदा करना लगे तो जिस जमात में जाने की पेशबंदी करते हैं ज़ुबैर साहब, उसको आइन पर अमल करने वाले को ये लोग जानवर कहते हैं। आप तो मेरे सामने बड़ी बड़ी आइन की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, तो मेरा ख्याल उस सफ में शामिल ना हो। और मैं साथ लोग थे पीपल्स पार्टी के साथ तय क्या पाया, और मोहम्मद ज़ुबैर भी शामिल है, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, ये करीबी लोग थे। ये करीबी लोग अब आके इनको छोड़ गए। क्या मियाँ साहब के कोई नमक में फ़र्क है, या उनको नमक चेंज करना चाहिए, करीबी लोगों को बदलना चाहिए? देखिए, मैं ये आपकी जो बात है, हर कोई आज़ाद है अपनी सियासत करने में, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन रखने में, सबका राइट है। ज़ुबैर साहब की तरह दरोगई करके नहीं जाना चाहिए, इस तरह से झूठ बोल के नहीं जाना चाहिए। उनका अपना हक है, अगर वो समझते हैं कि उनकी सियासत में उनको कोई और एसोसिएशन ढूंढनी चाहिए तो वो उनका राइट है, दे शुड, लेकिन ऐसे झूठ बोल कर ये बताइएगा कि हड़ताल पे है, 5-6 दिन से जो है वो आउटडोर बंद है, मरीज ढूंढ रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से डेडलाइन दी गई थी कि आज तक की, लेकिन जो क़यादत है YDA की, उन्होंने कहा कि हम जूते की नोक पर रखते हैं उनकी इस डेडलाइन को, और आज तक जो है वो बंद है। हुकूमत पे क्या कर? देखें, ये मेरे, क्योंकि ये बिटवीन द गवर्नमेंट एंड YDA, ये तबकाती एहतजाज किसी सूरत भी अच्छे नहीं होते।
अगर डॉक्टर साहिबान कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनके मुतालबात नाजायज़ हैं तो उनको गौर करना चाहिए। अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मामला है, मेरे पास तफसीलात नहीं है, तो इस पर बैठ के, क्योंकि डॉक्टर साहिबान एक बड़ा बाइज़्ज़त शुबा है, हुकूमत उनके साथ अपने मामलात को ज़रूर बेहतर कर रही होगी। मलिक साहब पंजाब असम्बली पे आ जाते हैं। मलिक साहब पंजाब असम्बली पे राना आफ्ताब साहब ने परसों बात की, उन्होंने कहा जी कि ये जो मेडिसिन है ये ज़कात के पैसों से लेते रहे, तो आप भी इतने अरसे से जो है वो रुकने असम्बली भी रहे हुए हैं, वज़ीर भी रहे हुए हैं, तो क्या इस मामले में निकला, उसमें उन्होंने कमेटी के स्पुर्द तो कर दिया? क्या वाकई सारे अरकान जो MPA और वज़रा जो लेते हैं मेडिसिन पंजाब असम्बली में वो ज़कात के पैसों से आती है? अच्छा देखिए, मैंने तो अभी तक शायद कभी कोई एक आधी पैनाडोल ज़रूर ली हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने कभी मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की यूज़ नहीं की। अगर राणा साहब ने ये बात कही है तो आई एम नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द डिटेल्स, मैं उस दिन था भी नहीं शायद यहाँ पे, तो भी मैं पता करता हूँ। अगर ज़कात के फ़ंड से वो अद्वियात जिसके साथ इंटाइटलमेंट, देखिए अब एक सवाल होता है, अब मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मेरा दिन सुबह से लेके रात तक, सुबह 6-7 बजे मेरा दिन शुरू होता है और रात के 1-2 बजे तक राउंड द क्लॉक मेरा दिन चलता है। इसमें मेरी कोई और पर्सनल हॉबीज़ नहीं है, मेरी कोई और पर्सनल लाइफ नहीं है। इसमें या मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉब्लम्स एड्रेस करता हूँ, हल्के के मसाइल हल करता हूँ, उनकी गमी खुशी को देखता हूँ, तो अवामी नुमाइंदा अपने आप को मुकम्मल तौर पे डिवोट करता है जिसने सस्टेन करना हो। अगर कोई एक आधी दफ़ा जीते हारे और फिर अपने हल्के नियामत को वक्त ना दे सके तो फिर उसकी कहानी उसी एक वक्त तक होती है। लेकिन जो लोग बार बार इन इंतखाबात को जीतते हैं उसकी बुनियादी जुड़त होती है उनकी उस हल्के के साथ, उनका वक्त होता है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। तो पूरी दुनिया के पार्लिमान के अंदर इंटाइटलमेंट्स अरकान असम्बली का हक है और ये वो देते हैं अपनी उन सर्विसेज के बदले में, जिसके बदले में वो हल्के को डेवलप करते हैं, जिसके बदले में वो लेजिस्लेशंस करते हैं, जिसके बदले में वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखते हैं, जिसके बदले में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं, जिसके बदले में वो अपनी पूरी लाइफ डिवोट करते हैं। अब अगर गवर्नमेंट के किसी फंक्शन में वो कोई ऐसे फंड्स जो कि इस तरीके से थे, जो जैसे आपने कहा ज़कात के, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मैं तस्लीम नहीं करता, दिस इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड। अगर राणा साहब जैसा बंदा ये बात कर रहा है तो मैं इस बात को भी जाकर देखता भी हूँ और फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैं उनको इस बात पे कन्फ्रंट करूँगा कि आपने इतनी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट क्यों दी।